लोग HC वर्मा वॉल्यूम 2 का जो चैप्टर नंबर 32 है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं उसको। पहला क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन अ टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज QT इज इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C। दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहले में ये बोला है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C। यानी यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है आपको Q टाइम के साथ चेंज हो रहा है, किस तरह से? AT² प्लस BT प्लस C के अकॉर्डिंग। तो आपको ये बोला है कि इसके अंदर A का निकालो, B का निकालो और C का निकालो। तो देखो आपको एक वैल्यू ऑलरेडी पता है कि जब भी हम लोग किसी भी इक्वेशन का सम करते हैं तो वही क्वांटिटीज का सम किया जा सकता है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। यानी अगर ये इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनली करेक्ट मान के चले तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला Q का होगा वही AT² का होगा, वही BT का होगा और वही C का होगा। तो बस हम लोग कंपैरिजन से आंसर लेके आ सकते हैं। पहला लिखेंगे हम लोग कि जो लेफ्ट वाला Q है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला राइट का जो पहला टर्म है AT² के बराबर हो जाएगा। अभी अगर यहाँ से A का निकालना है तो वो कितना होगा? Q/T² का जितना होगा उसके बराबर। Q का सबको पता है क्या होता है? A1T1 डिवाइड बाई T2। फाइनल आंसर मिलेगा A1T-1। पहले का आंसर मुझे मिल गया A1T-1। चलो उसी तरह से दूसरे को कंपेयर करें। जितना Q का होगा उतना ही ये जो राइट में दूसरा टर्म है आपका BT वाला उसका हो जाएगा। उसको कंपेयर करो। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला BT के बराबर, B का कितना होगा? Q/T के बराबर हो जाएगा। चलो Q का सबको पता है A1T1, T का होगा T1। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा A1। आपका आंसर क्या हो जाएगा इधर? A1 के बराबर। चलो उसी तरह से तीसरे टर्म का भी उसका ही होगा। जितना Q का होगा उतना ही जो तीसरा टर्म है अभी वो C ही है, उसके अंदर कोई भी T इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A1T1। C का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका A1T1। तो पहले के अंदर तीनों के आंसर हमें मिल गए। ठीक है, चलो अभी दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है पार्ट बी। If the numerical values of A, B and C are 5, 3 and 1 respectively, find the value of current at 5 second। देखो क्या करना है इसके अंदर, आपको A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू गिवन है। A की वैल्यू आपको बोला है 5, B की वैल्यू बोला है 3, C की वैल्यू बोला है 1। अगर ये वैल्यूज है तो आपको निकालना है I at 5 seconds। 5 सेकंड के ऊपर आपको करंट निकालना है। 5वीं सेकंड के ऊपर आपको करंट निकालना है। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में Q का फॉर्मूला गिवन है, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। तो देखो सिंपल है, क्या करेंगे? हियर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dQ/dt। चलो Q आपको पता है d/dt। Q आपका कितना है? AT² प्लस BT प्लस C के बराबर। अभी T के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो क्या होगा? सिंपल है, AT उसके आगे आ जाएगा 2 प्लस B प्लस 0। 2AT प्लस B हो जाएगा। चलो बस वैल्यूज पुट करनी है। इधर 2, A की वैल्यू बोला है 5, टाइम बोला है 5, B की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 3 53 एम्पियर। करंट एट 5 सेकंड आपको कितना मिल रहा है? 53 एम्पियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। HCV का जो वॉल्यूम 2 है उसका चैप्टर नंबर 32 एक्सरसाइज का आंसर नंबर 1। चलिए अभी देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। व्हाट इलेक्ट्रिक करंट डज दिस कोरिस्पॉन्ड टू? यानी उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकंड, वो कितने हैं? 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। पर सेकंड में आपके 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग करंट कितना होगा? तो बस सिंपल है, I इज इक्वल टू क्या होता है आपका? Q/T। अभी Q आपको गिवन नहीं है तो Q की जगह रखेंगे हम लोग Ne/T। आपको क्वेश्चन में N/T यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेकंड गिवन है, बस उसको इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेकंड है 2 × 10⁻16। E की वैल्यू है 1.6 10⁻90। तो ये बन जाएगा आपका 3.2 10⁻³ एम्पियर। ये बन गया आपका फाइनल आंसर।
क्लियर? तो ये हो गया आपका नंबर। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द इलेक्ट्रॉन करंट एग्जिस्टिंग इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इज 2 माइक्रो एम्पियर, यानी किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको करंट गिवन है 2 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो यानी कितना? 2 × 10⁻⁻6 एम्पियर। हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्यूब इन 5 मिनट। आपको बोला है कि t = 5 मिनट्स। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले। 60 × 5 300 सेकंड। उसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो होगा, Q आपको बताना है। तो सिंपल है, I = Q/T। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा? Q = IT। I आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻6। T आपका है 300 सेकंड। ये हो जाएगा आपका 600 × 10⁻⁻6। फाइनल आंसर मिलेगा 6 × 10⁻⁻4 कूलम। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 6 × 10⁻⁻4। चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। अ करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I = I0 + α_t, where I0 = 10, α = 4. फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ वायर इन 10 सेकंड। देखो आपको करंट का इक्वेशन गिवन है, उसमें से चार्ज पूछा है, तो क्या हो रहा है आपको पता है, I = dq/dt। अगर मुझे dq निकालना है तो dq हो जाएगा आपका IDT। dq क्या हो जाएगा? IDT। अगर मुझे टोटल टाइम पीरियड के अंदर टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन dq = इंटीग्रेशन IDT। बस वैल्यूज गिवन है। इनिशियल चार्ज को 0 मान लो, फाइनल को मान लो q। टाइम आपको 10 सेकंड में पूछा है, तो इनिशियल टाइम को 0 मान लो और यहाँ पे क्या मान लो? 10 सेकंड मान लो। चलो I0 की I की वैल्यू क्या है? I0 + α_t × dt, 0 से 10। अभी इंटीग्रेशन आपको पता है कि I0 का dt के रिस्पेक्ट में होगा और α_t का भी क्या होगा? dt के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली इसका आंसर अभी आपको आना चाहिए, क्या हो जाएगा? I0t + α_t²/2। α_t का क्या होगा? अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t dt का क्या होगा? t²/2। बस 10 वैल्यू पुट करो। I0 गिवन है आपको कितना? 10। टाइम भी आपका 10 सेकंड पे पूछा है, प्लस यहाँ पे लिमिट जो है लोअर लिमिट 0 है, इसलिए हम लोग सीधे t की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 10 - 0 करके उसको 10 रख रहे हैं, ठीक है। अल्फा आपका 4, t², 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 / 2। तो फाइनल आपका आंसर बन जाएगा, इधर 2 से 4 को कैंसिल करो, 2 बचेगा, 200 + 100 हो जाएगा 300। तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 300 कूलम। चार्ज का इंटीग्रेशन तो लेफ्ट में क्यों ही होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 300। चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज का नंबर 5। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिट्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm², assuming 1 free electron per atom, calculate the drift speed of electron in the wire। देखो आपको बोला है कि 1 एम्पियर का करंट है उसके अंदर, तो जो वैल्यूज गिवन है वो पहले लिख ले, इधर लिखे उसको। I = आपको गिवन है 1 एम्पियर। उसके बाद बोला है कि क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 mm², कितना है? 1 mm², वो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6। आपको पता है मिली की वैल्यू क्या है? -3, उसका स्क्वायर हो जाएगा -6। अज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम। इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे देखते हैं उसको। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, एक ही डायरेक्शन में आपको जाना है, vd निकालना है। और द डेंसिटी ऑफ द कॉपर, डेंसिटी आपको गिवन है 9000 kg/m³। अच्छा, उसका एटॉमिक मास भी अगर हम लोग निकाल लें, स्मॉल m ऑफ Cu, एटॉमिक मास वो हो जाएगा आपका 63.5 g/mol। ये सबको पता है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना है? 63.5। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी आपको निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड। देखो पहला तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि करंट गिवन है, ड्रिफ्ट स्पीड कैसे निकालें। देखो फॉर्मूला तो सबको पता है, Vd = I/NAE। अभी इसके अंदर आपके पास क्या क्या है? तो देखो I गिवन है, एरिया गिवन है, E पता है, आपको नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पता। यहाँ पे स्मॉल n क्या है? n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहला मुझे पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो क्या करेंगे उसके अंदर। देखो मेरे पास 1 mm² का क्रॉस सेक्शन वाला है। अभी क्रॉस सेक्शन तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मुझे क्या निकालना है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको बोला है इधर कि डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी आपकी है
9000 kg पर मीटर क्यूब। 9000 kg है तो वो हो जाएगा 9000, उसको ग्राम में कन्वर्ट करते तो वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ तो है इसका, केजी का भी ग्राम में करें तो वो भी 10⁻³ यानी हो जाएगा 9 इंटू 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मास कितना होगा? 9 इंटू 10⁻6 ग्राम। बोलो ये क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो, अभी 1 मीटर क्यूब का मास पता चल गया। अभी आपको एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 63.5 ग्राम कॉपर होता तो उसको क्या बोलते हम लोग? 1 मोल बोलते, और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते? एवोगेड्रो नंबर जितने। यानी मैं क्या कर रहा हूं देखो कि अगर इफ 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर होता तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम हो जाते 6.02 टू 10⁻23। अभी कितना है मेरे पास? वन यूनिट मास के अंदर 1 यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब में कितना है? 9 इंटू 10⁻6 ग्राम है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। 9 इंटू 6.022 डिवाइड बाय 63.5, तो आपका आंसर मिल रहा है 0.8535, पावर हो जाएगी आपकी 10⁻29। इसको लिख देंगे हम लोग 8.535 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब में आपके पास इतने एटम्स होंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन में जो लाइन गिवन है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो अगर इतने एटम है 1 मीटर क्यूब में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? उतने ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सीधा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन भी कितना होगा आपका? एटम के नंबर जितना ही होगा, 8.535 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। बस अभी वैल्यूज पुट करें, आंसर मिल जाएगा। आपका जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NaVdE, Vd इज इक्वल टू I अपॉन NaE, सब कुछ गिवन है। चलो वैल्यूज ऊपर से उठा के लिख देते उसको। I आपका है 1, A है आपका 10⁻⁻6, I है आपका 1, N तो आपको मिला अभी 8.535 10⁻28, एरिया आपका है 10⁻⁻6 और E जो आपका है 1.6 10⁻⁻19। तो देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल आंसर मैं बता दूं आपको 1/8.535 डिवाइड बाय 1.6, तो ये आंसर बन रहा है 0.732 10⁻0.732। अभी नीचे जो पावर है -6 -19 -25 -25 प्लस 28, -25 प्लस 28 बनेगा +3, ऊपर आके वो बन जाएगा आपका 10⁻⁻3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0.0 है, यहाँ पे आपका 0.0732 है, 0.0732। तो ये आंसर बन जाएगा 7.3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी आपको मिल गई। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
चलिए अभी करते हैं नंबर 7। A uniform wire of resistance 100 ohm is melted and recast in a wire of length double of the original. What would be the resistance of the wire? यानी आपके पास मान लो कि एक वायर है, एक ऐसे वायर है जिसका लेंथ मान लो कि L है, क्रॉस सेक्शन का एरिया A के बराबर। इसका जो रेजिस्टेंस था आपका 100 ओम। अभी आपको क्या करना है, इसको मेल्ट करके लेंथ उसकी डबल कर देनी। यानी आप समझ रहे हो कि इसको अगर मेल्ट करेंगे, लेंथ डबल करेंगे, तो उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपका एरिया अभी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, वो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। अभी ये किस में आधा हो रहा है समझ में आ रहा है। इसका शॉर्टकट निकालने क्या है, तो आप लोग एक बात समझ लो कि हमारे पास जो फॉर्मूला है R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आपका R प्रोपोर्शनल टू L/A। अभी हम लोग यहाँ पे सीधा ये नहीं लिख सकते कि लेंथ को डबल कर दिया तो ये डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल होगा, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि एरिया कांस्टेंट नहीं है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि दोनों केसेस में आपका पहले वायर का और दूसरे वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो आप लोग यहाँ से लिख सकते थे कि लेंथ 2L हुई, एरिया A/2 हुआ, पर वो अगर हमें नहीं करना तो ध्यान से सुनो, अगर हमें एरिया के अंदर चेंज नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया को कैंसिल आउट करने के लिए नीचे वॉल्यूम लेके आना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, सामने अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान के हटा देंगे। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है जो चीज़ें वेरिएबल है उसको ही हम लोग प्रोपोर्शनल में लिखेंगे। ठीक है, मुझे एरिया नहीं पता, यानी एरिया के अंदर अगर चेंज नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, उसकी जगह वॉल्यूम लेके आ जाऊंगा, यानी उसको क्या करूंगा, L से मल्टीप्लाई। अगर नीचे L से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे L से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, L से मल्टीप्लाई। तो ये आपका बन जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L²/V। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L²। क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L²। बस अब इसके बाद तो सिंपल है, इसके बाद तो क्या करना है, बस R2/R1 लिखो, R2/R1 L2²/L1²। चलो R2 आपको निकालना है, R1 आपको पता है 100, L2 यानी 2L का स्क्वायर डिवाइड बाय L²। चलो ये हो जाएगा आपका 4, L² तो कैंसिल, R2 है 100 सामने जाएगा, R2 आपका हो जाएगा 400, R2 आपका हो जाएगा 400 ओम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपको याद रखना है कि अगर लेंथ अकेली चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एरिया कांस्टेंट रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है तो एरिया का चेंज हटाने के लिए हमने L से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया आपका R प्रोपोर्शनल टू L। चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8। कंसीडर अ वायर कैरिंग अ वायर ऑफ अ लेंथ 4 मीटर एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर। देखो क्या क्या गिवन है वो लिख लें। लेंथ है आपकी 4 मीटर, क्रॉस सेक्शन का एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी वो तो बन जाएगा आपका 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। करंट है उसके अंदर 2 एम्पियर, करंट उसके अंदर कितना है, 2 एम्पियर। इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ अ मटेरियल कंटेन्स 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ईच क्यूबिक मीटर के अंदर। फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ अ वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ लो कि एक वायर है आपका ऐसे क्रॉस सेक्शन, यानी ये वायर है आपका, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से वायर को दूसरी जगह जाना है, यानी उसको क्रॉस करके जाना है। अभी आपको ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी। टाइम आपको निकालना है। अभी सिंपल है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी अगर हम लोग सेम डायरेक्शन की बात करें तो उसको स्पीड बोल लो, मतलब सेम ही हो जाएगा। ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग L डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगने वाला है वो हम लोग निकालेंगे। अब L डिस्टेंस कितना होगा, तो वायर की लेंथ के बराबर। तो देखो अभी पहले फॉर्मूला निकाले, VD अगर हम लोग पहले फाइंड कर ले इसके अंदर, तो VD जो आपका हो जाएगा VD इज इक्वल टू I/NaE। चलो I गिवन है आपको 2, नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 10⁻29, एरिया भी गिवन है 10⁻6, ये है आपका 1.6 10⁻90। तो 2 डिवाइड बाय 1.6 करो, आपका आंसर मिल रहा है 1.25। पावर देख लो आप लोग, नीचे -25 +29 +4, ऊपर आके वो क्या हो जाएगी, -4 मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट स्पीड हमें मिल गई कितनी, 1.25। अभी आपको निकालना है कि ये स्पीड से
एल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस यानी लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करना है अभी वो तो कितना है आपके पास 4 मीटर, 4 मीटर कवर करना है। 4 डिवाइड बाय कितनी स्पीड से करना है तो ड्रिफ्ट स्पीड 1.25 10⁻⁻⁴, 4 डिवाइड बाय 1.25 3.2 इंटू 10⁻⁴ सेकंड्स। तो इतना टाइम आएगा। ये टाइम बहुत ज़्यादा है, इसको अगर आप लोग आवर में कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना। चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। व्हाट लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू प्रिपेयर अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो। यानी कॉपर लेंथ के वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रखें, लेंथ कितनी रखेंगे अगर उसका एरिया है आपका 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻² हो जाएगा आगे, मिलीमीटर स्क्वायर 10⁻⁶, तो ये पूरा बन जाएगा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस है आपका R 1 किलो ओम, यानी 10⁻³ कर दो उसको। रेजिस्टिविटी आपको गिवन है 1.7 10⁻⁻8 ओम मीटर। कितनी लेंथ उसकी रिक्वायर्ड होगी, कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी, तो सिंपल है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, L इज इक्वल टू R A बाई रो। बस गिवन है सब कुछ। R कितना है 10⁻3, एरिया कितना है 10⁻⁻8, रो कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये -8 तो -8 से कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय यानी फिर 1000 डिवाइड बाय 1.7 निकल ले उसको, तो आपका हो जाएगा 588.23 मीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर। चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10। फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम A टू B। यानी आप क्रॉस सेक्शन जो कंडक्टर है उसके एक एंड से दूसरे एंड की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो आपकी लेंथ जो है लीनियरली चेंज हो रही है। इनिशियली वो A थी, बाद में कितनी हो गई B हो गई, लीनियरली ऐसे, यानी ऐसे चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है। The resistivity of a material is rho, assuming that B minus A very much less than N. Find the resistance of the conductor. यानी देखो कंडक्टर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, पर मैं उसको सीधा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरा एरिया कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरी रेडियस कांस्टेंट नहीं है। तो ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। हम लोग यहाँ पे एक और फिगर ड्रॉ करेंगे। देखो तो हम लोग क्या करें, एक अच्छे से थोड़ा फिगर ड्रॉ कर ले। सबसे पहले बीच में हम लोग उसकी एक्सिस दिखा दें। यहाँ पे आपको ये बोला है कि ये वाला जो एंड है उसकी रेडियस आपकी A के बराबर है, ये वाला जो एंड है उसकी रेडियस आपकी B के बराबर है, लेंथ टोटल जो है आपकी L के बराबर। अभी आपको पता है कि एरिया कांस्टेंट नहीं है तो क्योंकि रेडियस कांस्टेंट नहीं है तो आप सीधा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक आपको छोटा सा क्रॉस सेक्शन dx लेंथ का मानना पड़ेगा। एक क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे एक और मान लिया जिसकी थिकनेस यानी उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी dx के बराबर, और उसकी रेडियस हम लोग अगर मान ले कुछ, उसको मान लो r, उसको मान लो आप लोग स्मॉल r, उसकी रेडियस आप लोग कितनी मान लो स्मॉल r। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। चलो अभी हमें निकालना है फॉर अ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन के लिए जो मिलेगा, छोटा सा रेजिस्टेंस dr, रो छोटी सी लेंथ उसकी dx, और एरिया होगा उसका पाई r स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका r भी कांस्टेंट नहीं है, ना तो आपका dx कांस्टेंट है, यानी आपके dx में भी चेंज आ रहा है, आपके r में भी चेंज आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, dx की वैल्यू मुझे एक फाइंड करनी पड़ेगी लीनियर का जो ग्राफ होगा उसके लिए। तो क्या होगा, इधर ध्यान से देखो, आपने 11th में पढ़ा है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ यानी अगर मैं ये वाला जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अगर मैं लाइन ग्राफ मान लो इसको, तो ये मेरी हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, इसको समझना है, ये आपकी मान लो कि y एक्सिस है,
ये मान लो कि आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका लाइन ग्राफ बन रहा है, यानी उसको यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है ए जितना, ये वैल्यू आपकी y होगी या ये y होगी, आप कोई भी चूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग उसकी वैल्यू को क्या मानोगे, l मानोगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर अ लाइन ग्राफ, देखो उसको साइड में थोड़ा सा अलग से लिख ले पहले, फॉर अ लाइन ग्राफ, फॉर अ लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ के लिए आपको पता है कि क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। चलो यहाँ पे m का मतलब क्या होगा, y कितना होगा आपका, तो देखो हम लोग सामने वाला ये y मानेंगे, ये वाला हम लोग क्या करेंगे, उसको y मानेंगे, y आपका हो जाएगा r के बराबर, m यानी आपका स्लोप। अभी यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे एक एंगल लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक एंगल ले रहा हूँ थीटा, स्लोप होता है टेन थीटा यानी ऑपोजिट, थीटा के ऑपोजिट ये लेंथ और बेस आपका ये पूरा हो जाएगा। ऑपोजिट लेंथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाली जो लेंथ है इतनी, ये वाली जो लेंथ है वो है आपकी b माइनस ए के बराबर, क्योंकि आपकी टोटल लेंथ b है, उसमें से अगर आप लोग इतना निकाल लोगे सामने वाला a, तो वो आपका इतना निकाल के ऊपर वाला क्या बचेगा, b माइनस है। तो यहाँ पे ऑपोजिट आपका बन रहा है क्या, b माइनस ए डिवाइड बाय बेस जो है आपका पूरी की पूरी उसकी लेंथ है, बेस जो है आपका ये वाला, तो क्या बन जाएगा आपका बेस l इंटू एक्स तो है ही बार, प्लस c यानी आपका इंटरसेप्ट, कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये वाला होगा, कितना हो जाएगा आपका a के बराबर। क्लियर हो रहा है, लाइन ग्राफ हमने चूज किया, इसको मान लिया हमने x एक्सिस, इसको मान लिया हमने y एक्सिस, और ये वाला जो है आपका लाइन ग्राफ यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, अभी सिंपल वैल्यूज पुट करो, यानी यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट जिसका हो रहा है उसको ले ले, dr इज इक्वल टू x का होगा dx b माइनस ए अपॉन एल, और पीछे ये तो कॉन्स्टेंट है उसका तो कुछ भी नहीं होगा, dx को इधर से सब्जेक्ट बनाओ, dx इज इक्वल टू dr l अपॉन b माइनस ए। बस ये जो वैल्यू मिली है आपको, ये जो वैल्यू आपको मिली है, बस उसको सामने इधर पुट करो, dx की वैल्यू को पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dr इज इक्वल टू रो अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो है ही आपका, dx की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है dr l डिवाइड बाय b माइनस ए। अभी क्या करेंगे कि अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो चलो करें इधर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ तो 0 टू r ही होगा, यहाँ पे आपका राइट में देखो चेंज आपका आ रहा है, अभी r ही आपका वेरिएबल है, वो सारी चीजें तो बाकी की क्या है, कांस्टेंट है। तो r के अंदर कहाँ से कहाँ तक का चेंज आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका a से लेके b तक का, कहाँ से कहाँ तक का आ रहा है, a से लेके b तक का। तो देखो राइट में तो लेफ्ट में तो r हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, रो बाहर आ जाएगा, l बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, b माइनस ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b किसका करेंगे, dr अपॉन r स्क्वायर, किसका करेंगे, dr अपॉन r स्क्वायर। अभी आपको इंटीग्रेशन पता है 1 अपॉन r स्क्वायर का क्या होता है, तो r इज इक्वल टू रो l पाई b माइनस ए, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर को पावर ऊपर ले जाओगे, माइनस 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगी, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 अपॉन r हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट अभी रखेंगे a टू b माइनस 1 अपॉन r। अगर लिमिट्स पुट करते हैं हम लोग, अगर ये अंदर वाली वैल्यू प्लस होती तो वो आंसर आता 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, अगर ये अंदर वाली वैल्यू माइनस है तो वो आपका क्या आंसर आएगा, रो l पाई b माइनस a, अंदर बचेगा आपका 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, क्या बचेगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। इसको इधर साइड में कर ले तो आपका क्या आंसर आएगा, रो l पाई b माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अंदर b माइनस a अपॉन ए b माइनस a कैंसिल, फाइनल आंसर जो आपका बचेगा r इज इक्वल टू रो l अपॉन पाई ए बी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, रो l अपॉन पाई ए बी। तो कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको जो रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला है उसको पुट करना था, उसमें लेंथ dx लेनी थी, dx भी कांस्टेंट नहीं है यानी
एच भी कांस्टेंट नहीं है और आर भी क्या है आपका कांस्टेंट नहीं है, तो आपने इसको क्या करा, लाइन ग्राफ की तरह चेंज हो रहा है ऐसा उसको मान लिया, वैल्यूज पुट करी, आपको y इक्वल टू mx प्लस सी के अंदर तो dx मिला, dx जो मिला उसको इधर पुट किया, इंटीग्रेशन किया इसे भी तक, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा ρl/a। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।